नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। हम राष्ट्र के लिए उनके योगदान को याद करते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेता नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन पहुंचे और उन्हें पुष्प अर्पित किया। कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर पर इस मौके की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, भारत के विकास में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के योगदान के लिए राष्ट्र उनका स्मरण कर रहा है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ किया। गहलोत ने इस अवसर पर कहा, आज के दिन हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि बच्चों का भविष्य शानदार बनाने के लिए हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। अगला बजट युवाओं, छात्रों और बच्चों के लिए होगा। प्रदेशवासी हमें इस पर सुझाव दे सकते हैं और लोग भी दे रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से बजट में सुधार करेंगे। सिंगरौली जिले के जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है वीणा वादिनी पब्लिक स्कूल बुधेला। और ये स्कूल कोई सामान्य स्कूल नहीं है। बाहर से भले ही ये बिल्कुल सामान्य दिखता हो, लेकिन इसके अंदर जो हो रहा है वो किसी करिश्मे या चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे दोनों हाथ से एक साथ लिखते हैं और अलग अलग भाषाओं में भी। एक दो नहीं बल्कि यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक बच्चे इस कला में पारंगत हैं। ये संभवतः देश का पहला स्कूल है जहाँ बच्चे इस करिश्माई तरीके से लिखते हैं। ये स्कूल 1999 में यहाँ के रहने वाले वीरांगत शर्मा ने शुरू किया था। उन्हें ये सीख देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिली, जिनके बारे में उन्होंने पढ़ रखा था कि वो दोनों हाथों से लिखते थे। इसी विद्या को आगे बढ़ाते हुए वीरंगत जी ने सिंगरौली में स्कूल शुरू कर इसका प्रयोग किया और आज सभी बच्चे इस कला में पारंगत हो चुके हैं। हालांकि मनोचिकित्सक इस मामले में वैज्ञानिक तर्क देते हैं। उनका कहना है कि बच्चों के ब्रेन को जिस तरह से ढाला जाए वैसे ही वो काम करेगा। बचपन में आप सभी ने कोई न कोई बाजा जरूर बजाया होगा और नहीं तो क्लासरूम की टेबल को बाजे की तरह तो बजाया ही होगा। धमतरी में बहुत ही छोटे छोटे बच्चों ने अपनी बैंड पार्टी बना ली है। कोई कक्षा दूसरी में पढ़ता है तो कोई 6वीं का छात्र है, लेकिन इतनी सी उम्र में किसी प्रोफेशनल बैंड पार्टी की तरह ये बच्चों की टीम काम करती है। इस बैंड में 9 दोस्त हैं जो ढोल, डफ और डफली लेकर चलते हैं। इस ग्रुप को छोटे छोटे आयोजनों में ऑर्डर भी मिलते रहते हैं। एक बार में इन्हें 1 से 1,500 रुपए तक की कमाई हो जाती है। खास बात यह है कि ये सभी बच्चे झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले हैं और इनके माता पिता मजदूरी करते हैं। ये बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इन्होंने अपने दम पर ही सभी वाद्य यंत्र जोड़े और इन्हें बजाने में पारंगत हासिल की। बच्चों की बैंड के लीडर ने बताया कि वो बड़ा होकर अपनी खुद की धुमाल पार्टी बनाना चाहता है। बिहार के मुजफ्फरपुर का चतुर्भुज स्थान, यूँ तो इस जगह का नाम भगवान चतुर्भुज नारायण के मंदिर होने की वजह से रखा गया, लेकिन ये एरिया मुजफ्फरपुर की सबसे बदनाम गली के रूप में जाना जाता है। मुजफ्फरपुर का रेड लाइट एरिया, जिसकी चर्चा करने से लोग संकोच करते हैं। इसी गली से निकलकर एक सेक्स वर्कर की बेटी नसीमा आज सफलता का एक नया आयाम लिख रही है। नसीमा को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने कोर कमेटी में सदस्य के रूप में चयन किया है। जिस दलदल में फंसकर लड़कियां जीने की उम्मीद छोड़ देती हैं, उस गली में पली बड़ी नसीमा के इस मुकाम की चर्चा खूबसूरत जोर शोर से हो रही है। नसीमा ने परचम नामक एक NGO बनाया है, जिसमें उसने वंचित समाज से आने वाली बच्चियों के लिए काम किया। अभी ऐसे बच्चियों के साथ मिलकर जुगनू नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाल रही है। नसीमा बचपन से पढ़ाई में तेज थी। उसके पिता उसे खूब पढ़ाना चाहते थे और इसी उम्मीद में स्कूलों में उसका दाखिला कराया गया, लेकिन वहाँ पता बदल कर पढ़ाया जाता था और नसीमा और यहाँ की लड़कियों को अपने पता के बारे में बताने की इजाजत नहीं थी। नसीमा की शादी राजस्थान झुंझुनू के रहने वाले हंसराज कबीर से हुई है। हंसराज पेशे से वकील हैं। नसीमा ने उन्हें जब पूरी सच्चाई बताई तो हंसराज ने उन्हें समझाया कि उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां से आती हैं। दोनों परिवार के राजी से उनकी शादी हुई। 1.5 साल के इस मासूम को अभी ठीक से बोलना भी नहीं आता, लेकिन देश दुनिया के नक्शे, महापुरुषों सहित कई ऐसी तस्वीरों को, जगहों को वो बखूबी जानता है जिन्हें बड़े बड़े भी
पहचानने में अटक जाते हैं। नर्मदापुरम के शांतिनगर निवासी आदित्य तोमर के 1.5 वर्षीय बेटे आयुष्मान की इसी खूबी ने उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया है और अब इसी खूबी को लेकर आयुष्मान की चर्चा लोगों की जबान पर है। शायद आयुष्मान अपनी उम्र का अकेला बच्चा है जो दुनिया के नक्शे पर देश का नाम लेते ही उसे पहचान लेता है। यही नहीं, उंगली लाकर नक्शे पर उस देश की जगह भी बता सकता है। घर वालों ने आयुष्मान का हुनर देख उसे बढ़ाने में मदद की और बेटे का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आने के बाद पूरा परिवार खुश है। आयुष्मान ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ऑफलाइन स्पर्धा में हिस्सा लेकर प्रमाण पत्र और मेडल भी जीत लिया है। मलखंब का नाम जहन में आते ही आपको सबसे पहले फुर्तीले और चुस्त दुरुस्त युवाओं की टोली की याद आती है, लेकिन रतलाम की इन बच्चियों ने अब ये धारणा बदल दी है। ये नारी शक्ति अब आग के साथ मलखंब पर हैरत अंगेज संतुलन बनाती हैं, तो हर कोई एकटक इन्हें देखता रह जाता है। रतलाम की जवाहर व्यायामशाला में हर दिन शाम के समय ऐसा ही नजारा होता है। छोटी से लेकर बड़ी हर उम्र की बच्चियां अपनी मेहनत के बूते मलखंब की ऊंचाई को भी बौना साबित कर रही हैं। 7 से लेकर 22 साल तक की उम्र की ये नारी शक्ति है जो बीते 3 माह से आग के साथ मलखंब पर अपना जौहर दिखा रही हैं। इन बच्चियों का टारगेट खेलो इंडिया के माध्यम से मलखंब की नई ऊंचाइयों को छूना है और पूरे विश्व में मलखंब का डंका बजाना है। इस खेल को सिखाने वालों का कहना है कि सुविधाओं के नाम पर उनके पास कुछ खास नहीं है। जो भी चला रहा है व्यायामशाला के संचालक और खुद के दम पर चला रहे हैं। जेआईसीसी में आयोजित स्टोन मार्ट में राज्य सरकार के माइंस और भू विज्ञान विभाग के पवेलियन में राजस्थान की खनिज संपदा का प्रदर्शन किया जा रहा है। रेगिस्तान में खनिज संपदा और उसमें भी स्टोन मार्ट में प्रदर्शित गोल्ड के सैंपल को देखकर लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि स्टोन मार्ट में विभागीय पवेलियन में प्रदेश में खनन किए जा रहे सभी 57 खनिजों के सैंपल प्रदर्शित किए गए हैं। इसके साथ ही डायमेंशनल स्टोन की स्लैब्स को भी प्रदर्शित करते हुए उनकी उपलब्धता की जानकारी दी जा रही है। राज्य में मैटलिक, नॉन मैटलिक और फर्टिलाइजर केमिकल खनिज का भंडार है। 3 दिन के स्टोन मार्ट को गजब का रिस्पांस मिल रहा है। एक ही प्रदेश में इतने प्रकार के खनिजों की वैरायटी देखकर अन्य प्रदेशों और विदेशों से स्टोन मार्ट में हिस्सा लेने आए प्रतिभागी अचंभित है। यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के दल की ओर से एक मिनरल की जानकारी दी जा रही है और उस मिनरल की उपलब्धता, स्थान, संभावित डिपॉजिट्स, क्वालिटी आदि की भी जानकारी दी जा रही है। जैसलमेर में सोमवार को 66वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्र छात्राओं की नेटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित किए गए उद्घाटन समारोह में जिले के कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश भर के छात्र छात्राएं जैसलमेर पहुंचे हैं। ये प्रतियोगिता 18 नवंबर तक चलेगी। जैसलमेर विधायक रूपाराम धंधे ने कहा है कि प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, जिसमें 17 और 19 वर्ष की उम्र के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रही हैं। इसमें करीब 80 टीमों के 957 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जैसलमेर की इतनी दूरी होने के बावजूद इतने खिलाड़ियों का आना नेटबॉल के प्रति आकर्षण को दर्शाता है। रूपाराम धंधे ने कहा कि मेरा खिलाड़ियों से संदेश है कि खेल को खेल की भावना से खेलें और शांति बनाए रखें। झारखंड के लोहरदगा के नक्सल प्रभावित पेशरार प्रखंड का मिडिल स्कूल चापरोंग को देखकर कहीं से भी ये स्कूल नजर नहीं आता। यहाँ स्कूल में बच्चों की जगह आपको गाय बैल बंधे नजर आएंगे। स्कूल के नाम पर यहाँ केवल बिल्डिंग है। पढ़ाई शिक्षा से दूर दूर तक इस स्कूल का कोई वास्ता नहीं। इस स्कूल में 23 बच्चे नामांकित हैं, मगर यहाँ क्लासरूम में बैठकर इन्होंने कभी पढ़ाई की ही नहीं। रोज मिड डे मील बनता है और बच्चों को खिलाकर घर भेज दिया जाता है। स्थानीय ग्रामीण साल में एक आध बार ही शिक्षक का चेहरा देख पाते हैं। पिछले लॉकडाउन के बाद से कोई शिक्षक स्कूल गया ही नहीं। स्कूल में एक शिक्षक नियुक्त किया गया है, लेकिन वो भी नहीं रहते हैं। दरअसल बच्चों के यहाँ नहीं बैठने से ग्रामीणों ने इसे गाय बैल बांधने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिले के मध्य विद्यालय चापरोंग को साल 2008 में प्राइमरी स्कूल से अपग्रेड कर मिडिल स्कूल चापरोंग बनाया गया, मगर व्यवहारिक तौर पर यह अब भी प्राइमरी स्कूल ही है।
नक्सलियों के प्रभाव का इलाका होने के कारण शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इधर झांकने भी नहीं आते। बक्सर की पहचान बन चुके 5 दिवसीय पंचकोसी मेले की शुरुआत अहिरोली से हो गई है। इस मेले की परंपरा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 5 गांवों में 5 प्रकार के भोजन बनाकर खाने की परंपरा है। अपने आप में अनूठे इस मेले में 5 दिनों में श्रद्धालु 5 कोस की यात्रा करते हैं। इस मेले में उमड़ने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बक्सर में प्रभु राम अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रवाना होने से पहले ऋषि विश्वामित्र के आश्रम से 5-5 कोसे की दायरे में रहने वाले 5 ऋषियों से आशीर्वाद उन्होंने लिया था। तब ऋषियों ने भगवान राम को आश्रम में अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर प्रसाद के रूप में खिलाए थे। 5 कोस की दूरी तय कर समाप्त होने वाले इस मेले की शुरुआत बक्सर से सटे अहिरोली से होती है, जहाँ माता अहिल्या का मंदिर है। दूसरे दिन नदाव, तीसरे दिन भभुअर, चौथे दिन बड़का नुआव और 5वें दिन बक्सर के चरित्रवन में मेला लगता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर का 62वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। 51 विद्वान ब्राह्मणों ने दूध, दही, शहद, हल्दी, केसर, पंचामृत आदि से भगवान पशुपतिनाथ महादेव का अभिषेक किया। भगवान पशुपतिनाथ महादेव का आकर्षक फूलों से श्रृंगार किया गया। मंदिर परिसर और गर्भगृह को पूरी तरह से सजाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर पहली बार मां गंगा की तर्ज पर महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती के भव्य आयोजन को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए। पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के पुजारी पंडित कैलाश भट्ट ने बताया कि पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना दिवस के अवसर पर इस तरह का यह पहला भव्य आयोजन है। बता दें कि सन 1961 में भगवान पशुपतिनाथ का स्थापना की गई थी। अंबिकापुर जिले का रहने वाला श्रवण अजीब बीमारी से जंग लड़ रहा है। पैदा होने के साथ ही श्रवण के माता पिता को इस बीमारी का आभास हो गया था। तब से लेकर आज तक पूरे देश के बड़े बड़े अस्पताल में ले जाकर इसका इलाज करवा चुके हैं, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने इलाज के नाम पर आश्वासन तक नहीं दिया। जन्म से ही श्रवण के शरीर का विकास के साथ एक अजीब सी चीज जुड़ती चली गई। वो है कि उसके शरीर की तुलना में उसके पैर बड़े और भारी होते चले गए। आज इस मासूम की हालत ये है कि वो किसी भी काम को करने के लिए घुटनों पर चलकर करता है। श्रवण के पैर जितने बड़े होते चले गए, उतना ही उसका शरीर कमजोर होता चला गया। वहीं उसके माता पिता आज भी अपने दिल के टुकड़े के इलाज के लिए किसी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। अपने बेटे की इस बीमारी के इलाज के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी देने को तैयार हैं, ताकि इसका इलाज हो सके। श्रवण पढ़ाई में तेज है और पढ़कर इंजीनियर बनना चाहता है। श्रवण नॉर्मल बच्चों जैसा स्कूल जाकर पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन शहर का कोई भी स्कूल रेगुलर पढ़ाने को तैयार नहीं है। उसके पढ़ाई के जज्बे को देखते हुए माता पिता घर पर ही टीचर बुलाकर पढ़ाई जारी किए हैं। साहिबगंज से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। जिसने भी इस दृश्य को देखा वो दहशत में आ गया। ये देखिए कैसे नीचे डरी सहमी जिंदगी तो ऊपर मौत दौड़ रही है। पर कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जी हाँ, ये तस्वीरें बिहार के साहिबगंज के मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति मालगाड़ी के नीचे आ गया। पूरी की पूरी मालगाड़ी उसके ऊपर से पार हो गई। दरअसल शराब के नशे में एक व्यक्ति मालगाड़ी के नीचे से होकर पटरी पार कर रहा था। इसी दौरान अचानक मालगाड़ी खुल गई और व्यक्ति उसी बीच फंस गया। जान बचाने के लिए व्यक्ति दोनों पटरियों के बीच ही लेट गया, जिससे उसकी जान बच सकी। मालगाड़ी के गुजरने के बाद वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और वहीं पर लेट गया। व्यक्ति के ऊपर से मालगाड़ी के गुजरने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि इस तरह से अपनी जिंदगी को खतरे में ना डालें। जान है तो जहान है। गुरुग्राम के पालम विहार एक्सटेंशन की गली नंबर 3 में एक अनोखी बारात निकली। शेरू और स्वीटी की शादी धूमधाम से हुई। इस अनोखी शादी को देखने के लिए शाम से ही आसपास के क्षेत्र से काफी संख्या में लोग पहुंचे। शादी के लिए ढोल बजाया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने डांस भी किया। आस पड़ोस के लोग खुशी खुशी इस शादी में शामिल हुए। स्वीटी के माथे पर बिंदी लगाई गई और पैरों पर भी मेहंदी लगाई गई। दोनों जानवरों के मुंह पर एक प्लास्टिक का स्ट्रैप बांधा गया था।
ताकि वह किसी व्यक्ति को काट ना पाए। स्वीटी की मालकिन रानी का भाई सुखराम ने अपने परिवार सहित भात की रस्म निभाई और बारातियों के खाने पीने का व्यवस्था भी की गई। रानी ने बताया कि उन्हें शादी के बाद कोई संतान नहीं हुई थी। अकेलेपन को दूर करने के लिए करीब 3 साल पहले वे स्वीटी को घर लेकर आए थे, जिसे उन्होंने बच्चे की तरह पाला। रानी ने कहा कि स्वीटी के बहाने कन्यादान करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। पहाड़ों में बर्फबारी का असर अब जनजीवन पर पड़ने लगा है। गिरते पारे के साथ ही लोगों को जहां ठंड से जूझना पड़ रहा है, वहीं अब उनके सामने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का भी संकट खड़ा होने लगा है। भारी बर्फबारी से जम्मू कश्मीर के कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे वहां सामान की आवाजाही नहीं हो पा रही। वाहन जहां तहां खड़े हैं। इसके साथ ही पानी की लाइनों के जम जाने से लोगों को पीने के पानी की भी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौसम ने करवट बदल ली है, जिसके चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम परिसर में बर्फबारी शुरू हो गई है। सोमवार सुबह के समय सिर्फ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की उच्च हिमालयी चोटियों पर ही बर्फबारी जारी है। मौसम बदलने से एक क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसके चलते तापमान में गिरावट आने से जहां निचले क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। जैसलमेर के सोनार किले में दुर्लभ प्रजाति का यूरेशियन गिद्ध एक रेस्टोरेंट के पास भटकता रहा और थक कर बीमार गिद्ध सोनार दुर्ग के बुर्ज की दीवार पर बैठ गया। दुर्ग के निवासियों ने इसकी सूचना जैसलमेर में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम कर रहे लोगों को जानकारी दी। वन्य जीव प्रेमियों ने कड़ी मशक्कत के बाद गिद्ध को रेस्क्यू कर वन्य जीव विभाग को सौंपा। इस दौरान कई बार गिद्ध ने वाइल्ड लाइफ लवर राधेश्याम पैमानी को काटने की भी कोशिश की। वन्य जीव प्रेमियों ने बताया कि गिद्ध बीमार है, इसलिए वो रास्ता भटक कर सोनार दुर्ग पर जा बैठा। उन्होंने बताया कि फूड पॉइजनिंग की वजह से वो बीमार हुआ है। रेस्क्यू टीम ने बताया कि रविवार देर शाम सूचना मिली कि सोनार दुर्ग में एक गिद्ध काफी देर से बैठा है। उन्होंने बताया कि ये यूरेशियन प्रजाति का दुर्लभ गिद्ध है। खाने में कुछ गलत खा लेने की वजह से उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया। वन्य जीव विभाग गिद्ध का इलाज करवाकर इसको भादरिया इलाके में छोड़ देगा। यूरेशियन ग्रिफोन नामक दुर्लभ गिद्ध प्रवासी पक्षी है और सर्दियों में जैसलमेर प्रवास करता है। राजस्थान में यूरेशियन ग्रिफोन कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से आते हैं। टाइगर स्टेट बनने के बाद मध्य प्रदेश के नेशनल पार्कों की ओर सैलानियों के आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भी टाइगर की ऐसी तस्वीरें सैलानियों को देखने मिल रही हैं, जो शायद वाकई दुर्लभ है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की वायरल हो रही तस्वीरों को देखकर जहां सैलानी रोमांचित हैं, वहीं आमतौर पर जंगल के राजा का नाम आने के साथ जो कल्पना मन में आती है वो एक दबंग छवि की होती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में जिस तस्वीर का जिक्र किया है, वो तस्वीर बेहद रोमांचक और मन को लुभाने वाली है, क्योंकि इसमें एक बाघिन अपने 3 नन्हे शावकों के साथ विचरण करती नजर आ रही है। और शायद अब तक की तस्वीरों में ये तस्वीर बेहद खास है, जिसमें टाइगर का जिक्र होने पर मन में डर का भाव होने की जगह माँ का बच्चों के लालन पालन का दृश्य दिख रहा है। सीएम ने लिखा कि टाइगर स्टेट होने के नाते मध्य प्रदेश उत्कृष्टता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। हम प्रत्येक जीव के लिए इसी तरह का अनुमुक्त और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए संकल्पित हैं। जयपुर से मथुरा दर्शनों के लिए जाने वाले रेल यात्रियों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक नई रेल का संचालन शुरू कर दिया है। दरअसल बाड़मेर जयपुर के बीच चलने वाली सुपरफास्ट रेल को मथुरा तक बढ़ा दिया गया है। ये रेल पहले बाड़मेर से जयपुर आने के बाद 10 से भी ज्यादा घंटों के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती थी, लेकिन अब जयपुर से सीधे मथुरा के लिए रवाना होगी। अब न केवल बाड़मेर से रेल यात्री सीधे मथुरा जा सकेंगे, बल्कि जयपुर से होकर गुजरने के कारण जयपुर से भी रेल यात्री मथुरा के लिए जा सकेंगे। ये रेल बाड़मेर से रात 10:20 पर रवाना होगी। अगली सुबह 6:45 पर जयपुर पहुंचेगी और दोपहर 12:15 पर मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। वहीं रेल सेवा के विस्तार होने पर सांसद बालकनाथ ने कहा कि ये ट्रेन अभी बाड़मेर से जयपुर तक चलती थी, जिसका विस्तार कर इसे अब मथुरा तक किया गया है। ये ट्रेन अलवर जिले में राजगढ़, फिर अलवर, रामगढ़ और गोविंदगढ़ स्टेशन पर रुकेगी। इसका फायदा अब गोवर्धन और मथुरा जाने वाले यात्रियों को मिलेगा। साथ ही अलवर सांसद बाबा बालकनाथ योगी ने ट्रेन में बैठकर अलवर से रामगढ़ गोविंदगढ़ तक जनता के साथ यात्रा की। सड़कों पर वाहनों का काफिला,
हाथ में तिरंगे झंडे और देशभक्ति के गीतों से गुंजायमान माहौल। ये नजारा है राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र का। कोटा में हो रही सेना भर्ती के लिए जब क्षेत्र के युवाओं का काफिला करीब 1 दर्जन से अधिक बसों में यहाँ से जब रवाना हुआ तो ये माहौल देशभक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया। आपको बता दें कि मगरा क्षेत्र के युवा हमेशा ही देश सेवा को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ के युवा सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों में अपनी सेवाएं देकर क्षेत्र को गौरवान्वित करते रहे हैं। इस माटी के सपूतों ने देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान भी अपने नाम किए हैं। ऐसे में हो रही सेना भर्ती रैली को लेकर मगरा क्षेत्र के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। देवगढ़ कस्बे से भीम देवगढ़ के 1000 से अधिक युवाओं ने सेना भर्ती के लिए रवाना हुए। क्षेत्र के विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने यहां बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित 450 सालों पहले बना मल्ला और रानी मल्ला महल अब वीरान नजर आ रहा है। 1570 से चंद राजाओं द्वारा निर्मित महल में पहले राजा, गोरखा, अंग्रेज और आजाद भारत में प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी। अब इसे म्यूजियम के रूप में विकसित करने की योजना है, लेकिन इसके प्रति प्रशासन की उदासीनता का नजारा यहाँ उगी झाड़ियों से साफ नजर आता है। अपने आप में इतिहास को समेटे महल का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा रुद्रचंद ने मल्ला और रानी महल का निर्माण करवाया था। 1770 में गोरखाओं ने आक्रमण कर महल पर कब्जा कर सत्ता चलाई। 1815 में अंग्रेजों ने मल्ला महल में अपनी कमिश्नरी बनाई। आजादी के बाद महल में कलेक्टरेट चलने लगा था। अब सभी कार्यालयों को नए कलेक्टरेट में शिफ्ट किया गया है। महल को म्यूजियम के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि लोग इतिहास से रूबरू हो सकें। पहले चरण का काम पूरा होने के बाद दूसरे चरण की कार्य योजना बन रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।